नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 5 के विषय में। भूगोल का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है उद्योग। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इस अध्याय में आगे। दोस्तों, हमने इसके पिछले अध्याय में कृषि के बारे में जाना था, है ना। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वह वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब फिलहाल इस अध्याय की अगर हम बात करें तो इसमें हम मुख्य रूप से उद्योग के विषय में जानेंगे। उद्योग के इतिहास से लेकर उसके वर्तमान तक की पूरी कहानी को हम इस अध्याय में समझने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि उद्योग जो है ना वो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम स्तंभ है, ठीक है ना। यह सब हमें इस अध्याय में जानने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो हम उपयोग में ला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वह विनिर्माण की एक लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुँचती है। बिल्कुल दोस्तों, जिस किताब को आप पढ़ते हैं, जिस किताब से, वह जो किताब है वह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया से होकर के गुजरती है, तब कहीं जा कर के हमारे पास तक आती है। दोस्तों, इसके जीवन की शुरुआत होती है वृक्ष से, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ये चित्र, यहाँ पर वृक्ष दिखाया गया है ना। दोस्तों, वृक्ष को काटा जाता है और लुगदी मिल जो होती है वहाँ तक इसको ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी लुगदी तैयार होती है। और वृक्षों की लकड़ी को संसाधित और काष्ठ लुगदी में बदल दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि काष्ठ लुगदी जो होती है ना, इसको क्या करते हैं, एक रासायनिक द्रव्य, केमिकल लिक्विड में इसको मिक्स किया जाता है, इसको मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में इसको बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों, ये कागज़ प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का उपयोग किया जाता है इसके पृष्ठों पर रेखाएं छापने में। इसके पश्चात उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर और पैक करके बिक्री के लिए बाज़ार में भेज दिया जाता है। और दोस्तों, अंत में यह हमारे हाथों में पहुंच जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। तो ये पैराग्राफ हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी हम तक पहुंचा है, जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, एक विद्यार्थी के लिए किताब से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता, है ना। तो वो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ भी एक लंबे क्रम के बाद, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर हम तक पहुंचती है। इससे हमें पता चलता है कि उद्योगों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। सही कह रहा हूँ ना मैं? ठीक है। दोस्तों, द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण, इसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं, दो चरणों को, दो लेवल को बताते हैं। सबसे पहले हम उद्योग की बात करते हैं। दोस्तों, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से, मैंने आपको बताया था ना, हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और अहम जो है स्तंभ माना जाता है उद्योग। दोस्तों, वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या फिर सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है उद्योग। दोस्तों, इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से ये संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। अगर हम कोयला खनन की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि धरती से कोयला जो निकलता है हमारे उपयोग में आता है, इन सबसे संबंधित है। तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। दोस्तों, अब बात करेंगे इन उद्योगों के वर्गीकरण की, कि हमने इन्हें किस तरह से हम इन्हें बांट सकते हैं या बांट दिया है। दोस्तों, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कच्चे माल की, ठीक है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर दोस्तों उद्योग जो है वो कृषि आधारित भी हो सकते हैं, खनिज आधारित भी हो सकते हैं, है ना। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कृषि आधारित उद्योग को। दोस्तों, आप यह चीज़ याद रखिएगा कि हम कच्चे माल के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण को अभी देख रहे हैं।
सबसे पहले बात होगी कृषि आधारित उद्योग की। दोस्तों, कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पाद जो होते हैं ना, उनका उपयोग किया जाता है या करते हैं। दोस्तों, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग, ये सब कृषि आधारित उद्योगों के ही उदाहरण हैं, है ना। कृषि से आप समझ रहे हैं कृषि आधारित उद्योग क्यों कहा जा रहा है। खाद्य संसाधन कृषि से ही प्राप्त होता है, वनस्पतियाँ हमें कृषि से ही मिलती हैं, तो वनस्पति तेल कृषि पर आधारित ही हो गया। सूत यानी कि कॉटन की अगर हम बात करें, वो भी हमें कृषि से ही मिलता है। डेयरी उत्पाद क्या होता है, दूध वगैरह और पशुपालन, ये सब कृषि से जुड़ा हुआ है ना। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों खनिज आधारित उद्योग की। दोस्तों, ये प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। दोस्तों, अयस्क से निर्मित यानी तैयार लोहा खनिज आधारित उद्योगों का उत्पाद है। कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कुछ भारी मशीनें अगर बनानी हो तो लोहे की आवश्यकता तो पड़ेगी, है ना। भवन निर्माण की सामग्रियाँ आप देखते हैं कि जब कोई मकान बन रहा होता है तो उसमें लोहे का कितना अधिक उपयोग किया जाता है ना। और रेल के डिब्बे बनाने में, इन सब में भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। दोस्तों, फिर बात करेंगे समुद्र आधारित उद्योगों की। तो समुद्र आधारित उद्योग जैसे सागरों और महासागरों से प्राप्त जितने भी उत्पाद हैं ना, उनका उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, तो ये समुद्र आधारित उद्योग कहलाते हैं। दोस्तों, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। कई जो हमारी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं ना, मेडिसिन्स, उसमें भी मछलियों का तेल इत्यादि इन सब से निकलने वाले केमिकल्स और ये सब यूज़ किया जाता है। तो ये समुद्र आधारित उद्योग से आते हैं। फिर वन आधारित उद्योग की बात करें दोस्तों, तो वनों से प्राप्त जो उत्पाद है इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हम करते हैं। लुगदी, कागज़, औषधि रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, ये सब की सब वनों से संबंधित उद्योग है कहलाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आकार के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की। तो इसमें उद्योग के आकार का तात्पर्य यानी निवेश की गई पूंजी की राशि से भी है, नियोजित लोगों की संख्या से भी है और उत्पादन की मात्रा से भी है कि उत्पादन कितना हुआ, है ना। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। दोस्तों, आकार के आधार पर उद्योगों को हमने दो भागों में बांट दिया है, या हम कह सकते हैं कि दो भागों में बांटा इसे जा सकता है। कौन कौन से हैं वो दो भाग? एक है लघु आकार के उद्योग और एक है दोस्तों बृहद आकार के उद्योग। दोस्तों, कुटीर या घरेलू उद्योग जो कि छोटे स्केल पर किए जाते हैं ना, छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। इनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण सिर्फ हाथ से किया जाता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और भी अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं जो हाथ से तैयार की गई हैं कुटीर उद्योगों के ही उदाहरण हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं ना, जो कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, वे सब इनमें आते हैं। दोस्तों, बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, यानी हाई फाई लेवल पे। और रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग में आता है। अब बात करते हैं, अच्छा इस चित्र को देखिए, मखाने के खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं हैं, ये चित्र में हमें यह बताया गया है। दोस्तों, स्वामित्व की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व या फिर सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी बांट दिया जा सकता है। दोस्तों, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति के द्वारा होगा या व्यक्तियों के समूह के यानी उनके ग्रुप के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व जो है या फिर संचालन है, ये होता है सरकार के द्वारा। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग है ना, इनका स्वामित्व है और जो संचालन है वो राज्यों और व्यक्तियों या फिर व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। दोस्तों, मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है।
इसको थोड़ा ध्यान से समझिए दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के विषय में। इसके बारे में हमें बताया कि इसका जो स्वामित्व है ना, वो संचालन राज्यों या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल में क्या बताया हमें, मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। फिर बात आती है सहकारी क्षेत्र के उद्योग की। इसमें क्या बता रहा है कि स्वामित्व और संचालन जो है कच्चे माल का किसके हाथ में है, उत्पादकों या पूर्तिकारों के, कामगारों के, या फिर दोनों के द्वारा होता है। दोस्तों, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा अमूल, ज़रूर सुना होगा। अब उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में बात करेंगे। देखिए, हमें चित्र के माध्यम से बताया है कारक क्या है, संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल आदि। दोस्तों, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है, ठीक है। नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। देखिए, परिवहन संचार से जुड़ा है, भूमि परिवहन से जुड़ी हुई है, परिवहन भूमि से भी जुड़ा है, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, ये सब हमें याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं लगता आपको? दोस्तों, उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, अवस्थित किए जा सकते हैं जहाँ पर इनमें से कुछ या ये सभी प्रकार के जो कारक है आसानी से उपलब्ध होते हों, है ना। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सरकार जो है ना वो कम दाम पर विद्युत उपलब्धता और कम परिवहन लागत पर या अन्य अवसंरचना की अगर हम बात करें तो उसमें हमें कुछ प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे क्या हो सके, पिछड़े क्षेत्र जो हैं वहाँ पर भी उद्योग स्थापित किया जा सके। दोस्तों, औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास और उसमें वृद्धि होती है। अब बात करते हैं औद्योगिक तंत्र की। दोस्तों, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश की अगर हम बात करें तो इसमें कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। दोस्तों, प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप भी शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो अंतिम उत्पाद है ना या इससे अर्जित आय है वह सब इसमें आती है। अब सूती वस्त्र उद्योग को ले लीजिए, इसके संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, ये सब निवेश हो सकते हैं, है ना। और इसके बाद में हमें बताया है कि इन सब प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई ये सब शामिल है। इन सब प्रक्रमों से होकर के गुजरना होता है तब उत्पाद प्राप्त होता है। वह कमीज़ जिसे हम पहनते हैं वही तो उत्पादन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों औद्योगिक प्रदेश की। दोस्तों, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होगा जब यह होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे से निकट स्थित हैं, यानी जुड़े हुए हैं, है ना, और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं, ठीक है ना, उसका बंटवारा कर रहे हैं। दोस्तों, विश्व की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, इसके साथ पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश रूप से दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तनों के पास और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट में स्थित होते हैं। दोस्तों, इस मानचित्र को आप देखिए। विश्व की औद्योगिक पट्टी जो है ना वो कौन सी है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो पट्टी है ये विश्व की औद्योगिक पट्टी है। और आप देखेंगे कि इन्हीं के आसपास, इन्हीं से जुड़े हुए जो हैं औद्योगिक प्रदेश है ना, ये जो काले रंग से दिखाए गए हैं ये सब औद्योगिक प्रदेश इसी में आ रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। फिर इनसे हट के आप यहाँ देखिए, बोगोटा, इराक, मुंबई में गंगा घाटी, सब कुछ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। दोस्तों, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे,
बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पे जानकारी दी हुई है औद्योगिक विपदा। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, उद्योग है तो इसमें दुर्घटनाएं भी हो सकती है ना। तो उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता यानी टेक्नोलॉजी फेलियर या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थ के बेतरतीब उपयोग के कारण घटती है या घटित होती है। दोस्तों, भोपाल में तारीख थी 3 दिसंबर, समय था 1984 का। इसको लगभग 12:30 बजे एक अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना हुई। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ और 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की इससे मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, हज़ारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों से, अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों से पीड़ित हैं। ठीक है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। गाँव कायों में बचाव अभियान। दोस्तों, 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाँव कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग रख सकने न के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। जोखिम कम करने के कुछ उपायों के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है, इसे हम ज़रूर पढ़ेंगे। दोस्तों, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग और बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के पास में बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। दोस्तों, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। अब है क्या आप जानते हैं, इसमें समझिए क्या जानकारी दी है। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ सनराइज उद्योग क्या है, तो आप बता देंगे, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग को ही सनराइज उद्योग कहा जाता है, क्योंकि ये उभरते हुए उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे प्रमुख उद्योगों के वितरण की। दोस्तों, विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहलाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग जो है ना, वो काफ़ी पुराने उद्योग हैं। जबकि अगर वहीं पे हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की, तो ये अभी सनराइज है, नया उभरता उद्योग है। दोस्तों, वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस कहलाते हैं। दोस्तों, वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र दोस्तों मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। अब बात करते हैं दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग की। उससे पहले शब्दावली को समझ लेते हैं। प्रगलन। दोस्तों, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है प्रगलन, जिसमें क्या करते हैं ना कि जो धातु होती है उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है, इसे प्रगलन कहते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे लोहा इस्पात उद्योग की। दोस्तों, अन्य उद्योग उनकी ही तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं।
यह एक पोषक उद्योग कहलाता है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें बताया गया है कि उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। यानी ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें श्रम, पूंजी, स्थान और अवसंरचना आप याद रखिएगा, ठीक है ना। दोस्तों, लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारे लेवल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है सबसे पहले, जहाँ पर क्या होता है उसे प्रगलित किया जाता है। प्रगलन क्या होता है अभी हमने पढ़ा है ना। इसके बाद दोस्तों इसे परिशोधित किया जाता है। प्राप्त उत्पाद जो है वो इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार भी बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी जितनी भी धातुएं हैं इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। दोस्तों, मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस चित्र को आप देखिए, टन कोयला, टन अयस्क, टन चूना पत्थर और 1 टन इस्पात इससे मिल जाएगा। 8 टन कोयला है ना, देख रहे हैं, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर, 1 टन इस्पात इससे बना। वह जो चित्र की बात हो रही थी ना, झोंका भट्टी, इसे कहा जाता है। दोस्तों, इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, यानी रीढ़ की हड्डी। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं ना, वो या तो लोहे से या इस्पात से मिलकर के बने हैं या फिर इन धातुओं से निर्मित औजारों, मशीनों से बने हैं। दोस्तों, पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग हम करते हैं वे भी इस्पात से बनी हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में दोस्तों उद्योग के लिए आदर्श स्थित कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। दोस्तों, समय 1950 की बात करें ना, तो उसके बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि इस्पात निर्माण का जो कार्य है ना, वो इसी समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। इसी कारण ऐसा हुआ। दोस्तों, भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। इस चित्र को देखिए, यहाँ पर हमें प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्रों के विषय में जानकारी दी हुई है। नाम भारत भी है एक। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्रों की अगर हम बात करें ना, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। वे 4 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। दोस्तों, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। यह सिर्फ नाम है, जानकारी है, इसीलिए मैं आपके समक्ष शब्दशः पढ़ रहा हूँ। कोई समझाने वाली बात लगती है तो मैं आपको समझाता भी हूँ, ये आप जानते हैं। बात करेंगे जमशेदपुर की। दोस्तों, बात है 1947 की। पूर्व भारत में ना केवल एक इस्पात का कारखाना था। कौन सा था? वो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं टिस्को। दोस्तों, यह निजी स्वामित्व में था, है ना, और स्वतंत्रता के बाद सरकार ने क्या किया, यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। दोस्तों, झारखंड में स्वर्ण रेखा और करखई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया।
भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है, भौगोलिक रूप से दोस्तों, ठीक है ना। ये जानकारी है। आप देखेंगे टाटा इस्पात कार्य हो रहा है, टाटा रेलवे स्टेशन, ये जो लाइन है ये रेलवे लाइन है, और ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़कें हैं जो यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है। ये एक रेखा चित्र है दोस्तों। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। ये स्थान जो है ना, बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, यानी उसके पास था, और जहाँ पर क्या था ना कि विशाल बाजार उपलब्ध था, मार्केट था। और टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं कि खरकई और स्वर्णरेखा नदियां जो हैं यहाँ से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है, ठीक है ना, यानी जल की आपूर्ति यहाँ से की जाती है। दोस्तों सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त इसमें पूंजी जो है उपलब्ध हुई, और जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना जब हो गई थी ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ और औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। अब इनमें कौन कौन से थे, जैसे कि रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल, तार का उत्पादन सब कुछ किया जाता था। दोस्तों भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग अगर हम बात करें ना तो सभी क्षेत्र जो थे अधिकांश रूप से जैसे अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए जो थे लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है। दोस्तों भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकालिक जो इस्पात संयंत्र हैं, इसके साथ साथ लघु इस्पात मिल भी इसमें जुड़ी हुई है, सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी जुड़े हुए हैं, शामिल हैं। अब बात करेंगे दोस्तों पिट्सबर्ग की, लेकिन उससे पहले देखिए इस जानकारी को। यहाँ पर हमें बताया है कि ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। खैर पिट्सबर्ग की बात करते हैं दोस्तों। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कौन सा? पिट्सबर्ग। दोस्तों पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं और कच्चा माल जैसे कि कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। दोस्तों यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। दोस्तों आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। मैं आपको बता दूं कि परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में इसे भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में दोस्तों करते हैं। अब हम बात करेंगे शब्द उत्पत्ति की। पहले शब्द टेक्सटाइल ये लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बुनना। सूती वस्त्र उद्योग, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है ना, ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन इन सभी का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है ना। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं और रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। दोस्तों प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं, और मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन ये सभी शामिल हैं, है ना। दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है।
और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इससे परिचित नहीं हैं, क्योंकि हमने इतिहास में ये सब पढ़ा है ना। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। दोस्तों, 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया, और आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। दोस्तों, भारत की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है शुरुआत से। जब ब्रिटिश शासन था, उससे पहले हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ौदा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता यानी उनकी क्वालिटी और डिज़ाइंस इनके लिए विश्वविख्यात थे, यानी कि वर्ल्ड फेमस थे। दोस्तों, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसीलिए क्या हुआ, परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे, जहाँ पर बहुत सारी मशीनरी वगैरह है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। दोस्तों, पहली सफल यंत्रीकृत यानी यंत्रों से भरी हुई वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि शुरुआत जब थी ना, तो उस समय ये उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनप गया, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत और कुछ अन्य महत्वपूर्ण इसके केंद्र हैं। जानकारी दी है, क्या आप जानते हैं, क्या जानकारी है, क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। 1/3 हिस्सा भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का निर्यात किया जाता है। ठीक है। अहमदाबाद के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती के नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। आप समय याद रखिएगा, स्थान याद रखिएगा। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरे सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। दोस्तों, अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है ना। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, है ना। गुजरात और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें ना, तो राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों, सुविकसित सड़कों का होना, रेल मार्गों का जाल फैला होना सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में सहायता तो करता ही है ना। और दोस्तों, इसी तरह इसकी बाज़ार तक सरल पहुंच उपलब्ध हो जाती है, या है ऐसा कहना चाहिए। दोस्तों, नज़दीक में ना मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा को प्रदान कराता है। अब इसके बाद में हाल ही के वर्षों की अगर हम बात करें, तो अहमदाबाद की जो सूती मिलें हैं ना, इनमें कुछ समस्याएं आ गई हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण नहीं हो पाना, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। ये आप लिख सकते हैं अगर पूछा गया तो, है ना। अब बात करेंगे दोस्तों ओसाका की। दोस्तों, ओसाका जो है ना, वो जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। और जैसे अहमदाबाद इंडिया का मैनचेस्टर है, वैसे ही जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका। तो ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर दोस्तों विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। दोस्तों, योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है।
श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। दोस्तों, ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर करता है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। कपास की बात कर रहे हैं, कॉटन, और यहाँ पर हमें ये भी बताया है कि परिष्कृत उत्पाद जो है वो अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। हाई क्वालिटी वाला यानी उच्च गुणवत्ता वाला और कम प्राइस में होने की वजह से इसका एक अच्छा बाज़ार है, आप ऐसा कह सकते हैं। और यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है दोस्तों, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात हो गया ना, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, सीमेंट, ये सब लेते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर ये अध्याय समझ में आया है तो इसके प्रश्नों के उत्तर देने में भी हमें सक्षम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या इन प्रश्नों के उत्तर हम दे पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की, जो है उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। दोस्तों, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है ना, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या फिर हम बात करें सेवाओं की व्यवस्था की, इससे जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित है। तो यह तो बहुत ही सरल था। ये वाला और भी है कि वे कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। कौन कौन से तथ्य हैं? हमने पढ़ा था, बाजार हो गया, शक्ति के साधन हो गए, परिवहन हो गया, भूमि हो गई, श्रम हो गया, कच्चे माल की उपलब्धता भी एक आप ले सकते हैं। ये सभी के सभी जो हैं वो मुख्य तथ्य हैं जो क्या करते हैं, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, है ना। लिख कर बता दूं, भूमि हो गई, है ना, श्रम हो गया, और श्रम के साथ क्या हो गया, शक्ति के साधन हो गए। ठीक है, शक्ति के साधन। इसके अलावा हो गया हमारा परिवहन, और हो जाएगा बाज़ार। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, है ना। और भूमि, श्रम, शक्ति के साधन, परिवहन, बाज़ार, कच्चे माल की उपलब्धता, है ना, कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, तो ये सब जो हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम हो गए। ठीक है, ओके, रफ कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो मुझे उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो क्या है, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? तो ये तो मैंने आपको बताया था कि लोहा इस्पात उद्योग को ही क्या कहा जाता है, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी पूछ रहा है, तो बता दो कि जैसे जो अन्य उद्योग होते हैं ना जितने भी, उन सभी के लिए जो एक मुख्य सामग्री है, आधारभूत सामग्री है, वो सभी लोहा इस्पात से ही बनी होती है। जैसे औजार हो गए, मशीन हो गए, ये सब। कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ, प्रश्न है। तो भैया इसके 2-3 कारण हैं, है ना। क्या है, पहला तो आप ये लिख दीजिएगा, पहला कारण जो है वो ये है कि यहाँ पर ना कच्चे माल की उपलब्धता है। क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता है, इसलिए, है ना। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे ना आर्द्र जलवायु है। कैसी जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, कोष्ण भी कह सकते हैं आप। और पत्तन की उपलब्धता है, यहाँ पर पत्तन की उपलब्धता भी है ना। एक और लिख दें क्या, हाँ, एक और लिख सकते हैं कि यहाँ पर ना श्रमिकों की उपलब्धता है, ऐसा नहीं, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता है, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है हमारा, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है
कहाँ पर अवस्थित है भैया? फोर्ट गैलेस्टर। देखिए ये जितने भी जो ये दिए हुए हैं ना प्रश्न, सही उत्तर MCQs जिन्हें हम कहते हैं, ये मैं चाहता हूँ कि इसका उत्तर ना आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, क्योंकि अगर आपको यह अध्याय समझ में आया है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आपको बनना ही चाहिए। अब कम से कम सही विकल्प तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं, है ना? तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये दोनों सही विकल्पों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताइएगा, ठीक है दोस्तों। जल्दी मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे भी इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ इस अध्याय को। और तब तक के लिए नमस्कार।